स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 जिसका सब्जेक्ट कोड BP401T है, जो कि बेस्ड है AKTU बी फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के सिलेबस पर। इसका 40 लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसके पहले जो है हम लोग यूनिट 1 में स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यूनिट 2 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यूनिट 3 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड यूनिट 4 में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में स्टडी की, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जहां पर जाकर के आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर्स में क्लीमेंसन रिडक्शन के बारे में। जो आपका लेक्चर 39 था यूनिट 5 का, उसमें हम लोगों ने सोडियम बोरोहाइड्रेट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में स्टडी की एंड 2 नेम रिएक्शन पढ़नी है जो कि रिडक्शन से रिलेटेड है। पहली रिएक्शंस हम बात करेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन की, और जो सेकंड रिएक्शन है बर्च रिडक्शन की बात करेंगे हम इस लेक्चर्स में। तो सबसे पहले क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो रिएक्शन है डिस्कवर की गई थी एरिक क्रिश्चियन क्लीमेंसन के थ्रू, तो उनके नेम पे इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे क्लीमेंसन रिडक्शन के नाम से जानते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लीमेंसन रिडक्शन। इट इज अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड एज अ रिडक्शन ऑफ कीटोन और एल्डिहाइड टू एल्केन्स यूजिंग जिंक एमलगम एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें जो कीटोन और एल्डिहाइड है उसको कन्वर्ट किया जाता है एल्केन में। इसका मतलब ये कीटोन एल्डिहाइड का जो O ग्रुप है वो हट जाता है, उसके स्थान पे 2 हाइड्रोजन एटम उस कार्बन पे जुड़ जाते हैं। जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो है जिंक एमलगम। जिंक एमलगम मीन्स जिंक का मरकरी में बना हुआ मिक्सचर, और साथ में इसके यूज किया जाता है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। जैसे कीटोन या एल्डिहाइड की बात करें, अगर कीटोन है तो R1R2 मिथाइल या कोई और चेन होगी, और अगर ये एल्डिहाइड है तो R1R2 में से कोई एक H होगा। इसमें हम लोग जिंक और Hg डालेंगे और साथ में HCl ऐड करेंगे, तो ये आपका जो O है वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन में। इसका मतलब ये एल्केन चेन बन जाएगी यहाँ पे। तो जो हाइड्रोजन है वो आता कहाँ से? हाइड्रोजन हमें ऑब्टेन्ड होता है HCl से, इसलिए इसको हमने रेड कलर से दिखाया हुआ है यहाँ पे। इसकी हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं कि कैसे होती है ये रिएक्शन। तो ढेर सारे स्टेप्स हैं इस रिएक्शन में, तो थोड़ा समझने में टिपिकल हो सकता है। जो पहला स्टेप है कीटोन और एल्डिहाइड का, ये जैसे ही किसी कीटोन एल्डिहाइड के पास में H+ प्रोटॉन जो है जाता है, जो HCl से आया हुआ है, तो वो क्या करता है ऑक्सीजन को प्रोटोनेटेड कर देता है, ऑक्सीजनियम आयन बना देता है। जैसा कि आप पहले स्टेप में देख रहे हो कि OH से यहाँ पे जुड़ जाता है, ऑक्सीजनियम आयन बना देता है यहाँ पे। ऑक्सीजनियम आयन जैसे बनता है तो ऑक्सीजन प्लस चार्ज हो जाता है, तो जिंक एक काम करता है यहाँ पे। जिंक आकर के जो कार्बन होता है वहाँ से अटैक करता है, एक कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। तो जिंक आकर के आपका कार्बन से अटैच होता है और पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिससे जो है ऑक्सीजन जो है आपका ऑक्सीजनियम आयन एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एल्कोहल बन गया। अब जिंक चूँकि इस कार्बन सेंटर से जुड़ा है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को फिनिश करने के लिए क्लोराइड आयन जिंक के साथ में ज्वाइन हो जाता है, जुड़ जाता है, जिससे जिंक का चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन है यहाँ पे। फिर अगले स्टेप में जो आपका OH है वो एक और H के साथ में जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, HOH+ आयन बनाता है। और ये आयन क्या होता है फिर अगले स्टेप में निकल जाता है। यहाँ से आप देख सकते हो कि
वाटर मालिक्यूल यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है CO बॉन्ड, और वाटर मालिक्यूल बाहर निकल जाता है, डिहाइड्रेशन स्टेप हो जाता है और कार्बोनियम आयन यहाँ पे बनता है। जो अगले स्टेप में जो आपका जिंक है, जिंक क्या करता है, Cl को बाहर खींचता है, जिससे Zn आपका जो है पर चार्ज फिर माइनस चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसके ऊपर, तो जिंक के ऊपर आपका माइनस चार्ज डेवलप होता है। और जो ये यहाँ पे एक चीज़ और है, ZnCl आपका जनरली जब जो आपका ये ZnCl बनता है और ZnCl Cl माइनस आयन ले करके ZnCl2 बना लेता है, जो बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ से ZnCl2 कैटलिस्ट काम करता है और ZnCl एक और Cl से रिएक्शन करके ZnCl2 फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इधर Zn पर आपका माइनस चार्ज है और इस माइनस चार्ज को फिनिश करने के लिए ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये Zn-C बॉन्ड को मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है Zn के ऊपर माइनस चार्ज फिनिश हो जाता है और ये फिर से आपका जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट का मतलब है जिंक के इलेक्ट्रॉन जो आपके कार्बन वाले बॉन्ड हैं उस पर यहाँ पे शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग है यहाँ पे, इसलिए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट लिखा गया है। तो आपका जो प्लस चार्ज था वो आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। माइनस में कन्वर्ट होने के बाद जो H प्लस है वो वापस इस कार्बोनॉन के थ्रू अट्रैक्ट किया जाता है और H जाकर के से जुड़ जाएगा, R1 R2 H बनता है। फिर अगले स्टेप में जो पीछे स्टेप पढ़ रहे हैं और रिपीट होते हैं दूसरा हाइड्रोजन जोड़ने के लिए, जैसे Zn से Cl जुड़ेगा, जाके Cl माइनस आयन जुड़ता है और जुड़ने के बाद फिर क्या होता है आपका ZnCl यहाँ पर बाहर निकलता है। Cl पहले जुड़ता है और यहाँ पे Zn ये अपना बॉन्ड ब्रेक कर देता है, जिससे क्या होता है ZnCl बाहर निकलता है और ZnCl एक Cl के साथ में ZnCl2 बना लेता है। फिर अगले स्टेप में इससे क्या होता है जो कार्बन सेंटर उस पर फिर से कार्बोनॉन बन जाता है और इस कार्बोनॉन फिर हाइड्रोजन के थ्रू अट्रैक्ट किया जाता है, जिससे दो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से क्लेमेंसन रिडक्शन की मैकेनिज्म चलती है, जिसमें जिंक इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है और H प्लस आयन HCl से ऑब्टेन्ड होता है। इस तरीके से ऑक्सीजन वाटर फॉर्म में बाहर निकल जाता है और दो हाइड्रोजन आकर के एल्केन से जुड़ जाते हैं और जो जिंक है ZnCl2 फॉर्म में बाहर निकलता है। तो 2 ZnCl2 मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में फॉर्म होते हैं। तो ये थी क्लेमेंसन रिडक्शन की मैकेनिज्म। अगर हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल अवेलेबल हैं लिटरेचर्स में, उसमें से कुछ कॉमन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बहुत ही सिंपली जो एग्जाम्पल हैं उनकी बात की है। हमें फोकस जनरली CO पे करना होता है। मान लिया कोई एस्टेल्डिहाइड है, CO है, ZnHCl डाला, ZnHg और कंसनट्रेटेड HCl डाला गया तो यहाँ पे HH आ जाएगा, तो एस्टेल्डिहाइड से बनेगा इथेन। ऐसे अगर स्टोन की बात करें प्रोपेन टू ओन की, इससे क्लेमेंसन रिडक्शन कराने पर प्रोपेन बन जाएगा। एंड बेंजल्डिहाइड की बात करें तो CHO कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, टॉलुइन बना लेगा। सिमिलरली एस्टोफिनॉन की अगर बात की जाए तो एस्टोफिनॉन में आपका जो CO ग्रुप है ये फिनिश हो जाएगा। देखो जो इधर वाले रिएक्शन हैं उनमें हमने H दिखाया हुआ है, अब मैं यहाँ पे H नहीं दिखा रहा हूँ, ये अंडरस्टूड रहता है कि H ही रहेगा। तो एस्टोफिनॉन का CO फिनिश हो जाएगा, वो निकल जाएगा और यहाँ पे CH2 आ जाएगा, तो इथाइल बेंजीन बन जाता है। अगर हम लोग बात करें साइक्लोहेक्सेनोन की, तो यहाँ पर भी ये आपका CO बाहर निकल जाएगा और साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। और सिमिलरली 2,3 डाइहाइड्रो 1H इंडीन 1 ओन की बात करें तो CO निकल जाएगा, तो वहाँ पर 2,3 डाइहाइड्रो 1H इंडीन बन जाएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि कहीं पर भी CO ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी अगर क्लेमेंसन रिडक्शन कराई जाती है तो जनरली O को हटा देना है बस, और हाइड्रोजन तो अपने आप वहाँ पे अंडरस्टूड होते हैं। तो एक तरीके से कीटोन एल्डिहाइड को किसी भी एल्केन में कन्वर्ट करने का ये मेथड है, जिसमें जिंक Hg और कंसनट्रेटेड HCl सॉल्वेंट आपका रिएजेंट की तरह यूज किए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बर्च रिडक्शन की। तो दिस रिएक्शन इज डिस्कवर्ड बाय ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट आर्थर बर्च
देयरफॉर इट्स नोन एज बर्च रिडक्शन। तो आर्थर बर्च के नाम पर इस रिएक्शन का नाम बर्च रिडक्शन रखा गया। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड एज अ रिडक्शन ऑफ एरीन्स एरोमेटिक रिंग। एक स्पेशल रिएक्शन है जो एरीन्स या फिर जिन्हों हम लोग एरोमेटिक रिंग्स कहते हैं वहाँ पे ये रिडक्शन कराती है और उसको कन्वर्ट कर देती है साइक्लोहेक्साडाइन्स यूजिंग सोडियम, लिथियम और पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया एंड एन एल्कोहल। और जो रिएजेंट है उसमें कोई एक एक्टिव मेटल लिया जाता है, लिक्विड अमोनिया ली जाती है और कोई एल्कोहल जैसे इथेनॉल लिया जाता है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है बेंजीन। तो यहाँ पे नीचे मैंने एरीन्स लिख रखा है, दूसरी भी बेंजीन के डेरिवेटिव हो सकते हैं। तो एरीन्स में और सबसे कॉमन मेटल लिया जाता है सोडियम और लिक्विड अमोनिया को NH3L लिखते हैं और साथ में इथेनॉल या ROH लेते हैं। तो जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे तो साइक्लोहेक्साडाइन बनता है और इसके जो 3 डबल बॉन्ड है एक डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है। मगर खासियत ये है कि जो ये आपका जो रिडक्शन होता है इसमें ये पैरा पोजीशन पे होता है एरियंस के। तो 2 और 5 पोजीशन पर जनरली जो है आपका रिडक्शन होगा और जो 1, 6 और 3, 4 पोजीशन है उस पर रिडक्शन नहीं होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन का जो कार्बन एटम है वहाँ पे रिडक्शन होता है। इस तरीके से 2,5 साइक्लोहेक्साडाइन यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है एरीन के थ्रू। तो ये सबसे छोटा एग्जाम्पल है। इसके अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो सोडियम आपको पता है आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ये इलेक्ट्रॉन जो अमोनिया होता है, अमोनिया लिक्विड में मूव करता है और मूव करके किसी भी एक कार्बन सेंटर पे पहुंचता है एरीन के। आपका यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रेडिकल का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन मिल जाता है आपका किसी एक कार्बन सेंटर पर। जैसे ये इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा तो आपका यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है जिससे आपका ये इलेक्ट्रॉन आपके मूव कर जाते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव कर जाते हैं पैरा पोजीशन पर। तो पैरा पोजीशन पे एक एनायन जनरेट होता है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो एनायन भी है एक साइड में और दूसरे साइड पे रेडिकल है। तो एनायन रेडिकल हम इसको कहते हैं, एनायन रेडिकल बन। अब ये जो एनायन रेडिकल है माइनस चार्ज है, ये इथेनॉल से क्या करता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो हाइड्रोजन को ये अपने में जोड़ लेता है और OH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो अब 5th पोजीशन है वहाँ पे एक रेड कलर का, ये एक हाइड्रोजन पहले से था ब्लू कलर का, एक हाइड्रोजन और आ गया। अब सेम प्रोसेस रिपीट होता है यहाँ पे। जो सोडियम है, सोडियम से फिर से जो एक फ्री रेडिकल है एक इलेक्ट्रॉन और ले लेता है जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, और उस जिसकी वजह से ये एनायन बना लेता है। अब ये एनायन रेडिकल नहीं है, ये एनायन है। जनरली ये जो पहला इंटरमीडिएट था एनायन रेडिकल था, सेकंड इंटरमीडिएट केवल रेडिकल है और थर्ड जो इंटरमीडिएट है ये केवल एनायन है। तो एनायन क्या करता है, फिर से एक हाइड्रोजन लेता है इथेनॉल से और OH बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। इस तरीके से एक और हाइड्रोजन बेंजीन रिंग पर जुड़ जाता है। इस तरीके से आपका जो 2 और जो 5 पोजीशन है वहाँ पर आपका साइक्लोहेक्साडाइन बनता हुआ दिखाई देता है। तो 2,5 साइक्लोहेक्साडाइन बनता है। तो यह है बर्च रिडक्शन के मैकेनिज्म, जहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है और हाइड्रोजन ऑब्टेन होता है इथेनॉल से। यहाँ पे थोड़ी रिजियो केमिस्ट्री लागू होती है, रिजियो स्पेसिफिक रिएक्शन है ये। तो कैसे रिजियो स्पेसिफिक है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। एक्चुअली में बेंजीन में आप लोगों को पहले पढ़ाया जा चुका है 2 तरीके के ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पढ़ाए गए हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन द रिंग डिस्टेबलाइज, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन को रिंग को डिस्टेबलाइज करने का काम करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ एनायन ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। Reaction proceeds in such a way to avoid the formation of anion at adjacent carbon during a reaction।
तो जब भी आपका बर्च रिडक्शन करेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे क्या होगा, रिंग डिस्टेबलाइज हो जाएगी एनोयन एडजेसेंट कार्बन एटम पर, जिससे क्या होगा, एनोयन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की एडजेसेंट पोजीशन पर नहीं बनता है इसमें। अब जैसे ये एरीन्स हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, अमोनिया NH2 ग्रुप हो सकता है, OCH3 ग्रुप हो सकता है, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। तो जनरली जब हम लोग पीछे मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, जो फ्री रेडिकल बन रहा था, तो वहाँ पर जो है ये जो पोजीशन है, यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलेगा इस पॉइंट पे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इलेक्ट्रॉन आपका, क्योंकि यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन पहले से आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो बाहर से सोडियम और इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ठीक, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन कहाँ दे सकता है, या तो इस इधर वाली पोजीशन पे दे सकता है और या फिर यहाँ पर दे सकता है, दो तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन आपका इस आर्थो पोजीशन पे सोडियम द्वारा दिया जाएगा, तो और फिर जो एनायन जनरेट होगा वो आपका ये वाली जो पोजीशन है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होंगे, तो पहला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो इस तरीके से देखते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसके पास वाले जो एडजेसेंट कार्बन है वहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, और आपका जो उसका अपोजिट पॉइंट है, 3 पॉइंट है, वहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होने पर आपका एनायन कहाँ नहीं जनरेट हो, जो ऊपर लिखा हुआ उसको समझने की कोशिश करें, तो आपका एनायन यहाँ पे नहीं बन सकता और एनायन यहाँ पे नहीं बन सकता, तो ये दो पोजीशन अवॉइड होंगी। एनायन कहाँ बनेगा, यहाँ पे जो मेट्रो पोजीशन है वहाँ पे बनेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास वाला जो आर्थो सेंटर है वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की बात करें, जो इलेक्ट्रॉन बाहर खींचते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, रिलीजिंग ग्रुप ऑन द रिंग स्टेबलाइज द फॉर्मेशन ऑफ एन एनोयन ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। ये स्टेबलाइज करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये बाहर खींच रहे होते हैं। तो रिएक्शन प्रोसीड इन सच अ वे टू फेवर द फॉर्मेशन ऑफ एनोयन एट एडजेसेंट कार्बन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो जो आर्थो पोजिशन है मैं किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन कि तो वहाँ पर आसानी से एनायन बन सकता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो है वहाँ पे हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जैसे CHO, COOH, NO2 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर खींचेंगे, तो यहाँ पे एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो जब पॉजिटिव चार्ज है तो सोडियम जो है क्या कर सकता है, आसानी से जो है आपका जो है यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जो इसकी आर्थो पोजीशन है वहाँ पर आपका आसानी से एनायन जनरेट हो जाएगा। तो दोनों आर्थो पोजीशन पे हो सकता है। केकुले स्ट्रक्चर इधर बनाया है तो इधर डेवलप होगा, और अगर हम डबल बॉन्ड इधर से बना लें तो इस साइड में डेवलप होगा। तो इस तरीके से जब आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी तो जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग वाले सेंटर पर, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग सेंटर पर ऐड होगा और एक फिर उसके अपोजिट ऐड होगा। तो 3 और 6 पोजीशन पर आपका इलेक्ट्रॉन ऐड होता हुआ दिखाई देगा साइक्लोहेक्साडाइन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जब जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग के सेंटर पर ऐड होगा, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा तो ये अपोजिट आर्थो पोजीशन पे जाकर के हाइड्रोजन ऐड होगा। तो ये दोनों डिफरेंस आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखने हैं। बर्च रिडक्शन के एग्जाम्पल हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पहले कॉलम में मैंने लिया हुआ है, CH3 है, तो आपका जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर और यहाँ पर जुड़ेगा, तो एक डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। ऐसे सिमिलर NH2 ग्रुप जोड़ेंगे या फिर मिथाइल ग्रुप जोड़ेंगे
तो सेम प्रोसेस अप्लाई होगा यहाँ पे कि आपका NH2 ग्रुप आपका यहाँ पर जुड़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे अगर OMe जुड़ा हुआ है तो OMe में भी यही रहेगा, क्योंकि ये सारे के सारे ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं। तो इसके आर्थो पोजीशन पर और फिर जो इसकी अपोजिट पोजीशन है वहाँ पर जा कर के H जुड़ेगा। ऐसे ही जब हम बात करते हैं नेप्थलीन की, तो नेप्थलीन में दोनों रिंग का रिडक्शन होता है। ये जो CH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है और दूसरे रिंग के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करती है। तो जो आपकी अल्फा पोजीशन है नेप्थलीन की, वहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप ऐड होता हुआ दिखाई देता है और बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड रहता है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करें तो हाइड्रोजन आपका जो है जहाँ पे COOH ग्रुप, CHO ग्रुप या फिर NO2 और एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता है उस पर ही हाइड्रोजन आकर के ऐड होता है। तो यहाँ पे आपका सैचुरेशन बनता हुआ दिखाई देता है और जो डबल बॉन्ड है वो आपके आर्थो और मेटा पोजीशन के बीच में बनते हुए दिखाई देते हैं। आर्थो मेटा पोजीशन के बीच में आपका डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जो बर्च रिडक्शंस को बेटर तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में डिफरेंस बताते हैं और साथ में रीजन बताते हैं। मैं फिर से एक बार रीजन रिपीट कर दूंगा। CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप होता है और इस वजह से सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन आपका इसको नहीं देगा। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन आपको किसको देगा, आपका आर्थो पोजीशन को देगा, यहाँ पर या फिर यहाँ पर देगा। COOH में उल्टा होता है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर खींचता है तो इस पर प्लस चार्ज आता है, जिसकी वजह से सोडियम जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है यहीं पर देता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये थी बर्च रिडक्शंस। अगली लेक्चर्स में हम लोग बात करते हैं उल्फ-किश्नर रिडक्शन की। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी चीज़ है, कोई भी लेक्चर देखते हैं तो पूरा लेक्चर देखें जिससे आपको बेटर नॉलेज गेन हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।